1950 से 2021 के बीच आखिर कितने टाइप के 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं? 2 रुपए के ऐसे सिक्के अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट हों तो क्या वो सभी सिक्के कीमती ओएमएस कॉइन्स हैं? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 32। हमेशा की तरह आप सभी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए आधे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस हम लेंगे CGQA 33 में। इसलिए आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 34 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, आई होप CG मैराथन मंथ की इस वीडियो सीरीज में आप सभी को इंडियन कॉइन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इस वीडियो सीरीज का हमारा ये 5th Q&A वीडियो है। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 32। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अरुण मल्होत्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1950 से 2021 के बीच आखिर कितने टाइप के 1 रुपए के सिक्के जारी हुए हैं? तो अरुण जी, टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1 रुपी कॉइन्स की अगर हम बात करें, जिसमें आते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स भी और कमेमोरेटिव कॉइन्स भी, तो ऐसे 35 टाइप के 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं आज तक। डेफिनेटिव कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इनमें नजर आए 9 टाइप्स। सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के थे आना सीरीज में नजर आने वाले निकल मेटल के ये 1 रुपए के सिक्के, जो 1950 और 1954 में जारी किए गए। इसके बाद नजर आए डेसिमल सीरीज में निकल मेटल के ये 1 रुपए के सिक्के, जो 1962 और 1970 में देखने को मिले। और उसके बाद स्टार्ट हुई कॉपर निकल के डब्बू कॉइन्स की ये 1 रुपए की सीरीज, जो नजर आई 1975 से 1982 के बीच। इसके बाद नजर आए कॉपर निकल के ये 1 रुपए के सिक्के 1983 से 1991 के बीच। इसके बाद दौर शुरू हुआ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के सिक्कों का, जिसमें सबसे पहले नजर आए ये 1 रुपए के सिक्के फ्रॉम 1992 टू 2004। और इसके बाद फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में हमें क्रॉस कॉइन्स, मुद्रा कॉइन्स और रूपी सिंबल वाले सिक्के देखने को मिले। और लेटेस्ट में 2019 में नए सीरीज के जो सिक्के आए हैं, उनमें जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो भी फिलहाल सर्कुलेशन में नहीं आए हैं। और यहीं अगर हम 1 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइन्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल 26 टाइप के 1 रुपए के स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं, और ये सभी सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए हैं। तो 9 टाइप के डेफिनेटिव कॉइन्स और 26 टाइप के कमेमोरेटिव कॉइन्स मिला के बनाते हैं 35 टाइप्स ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकी वार्ष्णे जी ने। ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के MG रामाचंद्रन के सिक्कों के बारे में, और ये किस किस डिनोमिनेशन में जारी किए गए हैं। तो रिंकी जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में डॉक्टर MG रामाचंद्रन की सेंटिनरी के मौके पे जारी किए गए ये स्मारक सिक्के, ये सिक्के नजर आए 100 रुपए और 5 रुपए डिनोमिनेशन में, और ये जारी किए गए प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में। ये दोनों ही सेट्स आपको देखने को मिलते हैं केवल बॉम्बे मिंट से। 5 रुपए के ये स्मारक सिक्के फिलहाल सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं, एंड एज पर माई नॉलेज इनकी सर्कुलेशन में आने की पॉसिबिलिटी भी कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेख रबानी जी ने। इन्होंने अपने एक 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं, जो कि 1994 में जारी किया गया था। तो ये बताते हैं कि ये जो सिक्का है इसका मेटल कुछ डिफरेंट है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं आप सभी से हमेशा से ये कहता हूं कि सिक्कों में OMS या फिर किसी टाइप का एरर देखने से पहले आपको सिक्के के डिजाइन को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि वो सिक्का ओरिजिनल कॉइन है भी या नहीं। क्योंकि जब आपको इस बात का कंफर्मेशन होगा कि सिक्का ओरिजिनल है, तो उसके बाद ही लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसमें एरर को एनालाइज करें। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ना ही ये कोई OMS कॉइन है और ना ही कोई एरर कॉइन, ये एक फेक कॉइन है। सिक्के के ओवर साइड में नजर आने वाले अशोक स्तंभ के पुअर डिजाइन से क्लियरली समझ आ जाता है कि ये एक फेक कॉइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने। ये जानना चाहते हैं हाफ पाइस 1953 जो कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, क्या ये कोई वैल्यूएबल कॉइन है? तो किशोर जी यहाँ पे आपने डेट शायद थोड़ी सी गलत मेंशन कर दी है। आप 1853 कहना चाहते हैं और आपने 1953 लिख दिया है। तो 1853 में जारी किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो हाफ पाइस कॉइन्स हैं, ये जारी किए गए थे केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 200 से 500 रुपए के बीच, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 1500 से 2000 रुपए के बीच जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में इस सिक्के की काफी अच्छी वैल्यू है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यश ठक्कर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि लाहौर मिंट से कौन कौन से ईयर्स के कॉइन्स मिंट हुए हैं। तो यश जी, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की अगर हम बात करें तो लाहौर मिंट से जारी किए गए सिक्के हमें जॉर्ज 6 के कार्यकाल में ही देखने को मिलते हैं। लाहौर मिंट के ऑपरेशन में आने और वहां से सिक्के मिंट होने के पीछे जो मेजर कारण था वो था वर्ल्ड वॉर 2, जिसे शायद हम फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के मिड से यानी कि 1943 से 1947 के बीच हमें कुछ ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स देखने को मिलते हैं लाहौर मिंट से। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज 6 के इन 1 पाइस होल कॉइन्स की। ये जारी किए गए थे लाहौर मिंट से इन द ईयर 1944 एंड 1945। जॉर्ज 6 के ये 2 आना कॉइन्स जारी किए गए लाहौर मिंट से 1944 में। जॉर्ज 6 के सिल्वर क्वार्टर रुपी और हाफ रुपी कॉइन्स लाहौर मिंट से देखने को मिले 1943, 44 और 45 में। और 1 रुपए के सिक्कों की अगर हम बात करें तो हाफ सिल्वर कॉइन्स नजर आए लाहौर मिंट से 1944 और 1945 में, और निकल मेटल के 1 रुपए के सिक्के नजर आए केवल 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ब्रेनली स्टार नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि मुंबई मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का भगवान महावीर का जो स्मारक सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये जारी किया गया था भगवान महावीर की 26वीं जन कल्याण के मौके पे। ये सिक्के नजर आए थे मुंबई और नोएडा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्के सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। हाँ, अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी वैल्यू 50 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपए का बृहदेश्वर टेम्पल का जो स्मारक सिक्का है, क्या उसमें कोई म्यूल कॉइन देखने को मिलता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि हमें लोकल रोड साइड सेलर से सिक्के परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो राकेश जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 2010 में 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल के मौके पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, इसमें म्यूल कॉइन तो नहीं बट बॉम्बे मिंट से डाई वेराइटी आपको देखने को मिलती है। अब इस डाई वेराइटी को आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको चेक करना होगा सिक्के के ओवर साइड में अशोक स्तंभ। जो थिन लाइन वैरायटी है वो आपको कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन ये जो फैट लाइन वैरायटी है ये आपको कम देखने को मिलेगी। तो आप इजीली इन सिक्कों को ओवर साइड से कंपेयर कर सकते हैं। और रही रोड सेलर से कॉइन्स परचेज करने की बात, तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको खुद को कॉइन्स की अच्छी नॉलेज है और आप कॉइन्स को अच्छे से स्टडी करते हैं तो फिर तो चाहे आप कहीं से भी कॉइन्स ले लीजिए, क्योंकि आपको पहचान होगी असली और नकली सिक्कों की, हाई ग्रेड और लो ग्रेड कॉइन्स की, कौन से कॉइन्स आपको परचेज करने हैं और कौन से नहीं। और क्या पता आप इन रोड साइड सेलर से कोई बहुत ही अच्छा कॉइन छांट पाओ जिसकी नॉलेज आपको हो और इन रोड सेलर्स को ना हो। लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि अच्छे कॉइन डीलर से ही कॉइन्स परचेज करें जिन्हें सिक्कों की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, और ऐसे बाहर से सिक्कों को कम ही परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित पटेल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1916 में जारी किया गया जो 1 आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो रोहित, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1916 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 के जिस 1 आना कॉइन की आप बात कर रहे हैं, ये जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा 50 से 70 रुपए के बीच, लेकिन यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 3000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अल्ताफ सगारी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1996 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 2 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओएमएस कॉइन है। तो अल्ताफ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कॉपर निकल का 2 रुपए का सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्का ओएमएस कॉइन ही है।
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसे सिक्कों में निकल मेटल के ज़्यादा परसेंटेज होने की होती है, जिस वजह से ये सिक्के मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप इन्हें OMS कॉइन्स तो नहीं कहेंगे, कॉपर निकल के सिक्के ही कहेंगे विद हायर परसेंटेज ऑफ निकल, जिसकी वजह से इनकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। OMS आप इसे तब कहेंगे जब ये कंप्लीट डिफरेंट मेटल से बना होगा, यानी कि फुल स्टील या फिर फुल निकल मेटल। ऐसे मैग्नेटिक कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 50 से 80 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकबर अली जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1990 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। 1990 के सिक्कों में केवल नोएडा मिंट के सिक्के ही हैं जो कम देखने को मिलते हैं, इसलिए वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ABC आपके भाई का चैनल नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास बेगम अख्तर का सिंगल कॉइन UNC सेट है, ये इसकी करंट वैल्यू जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2014 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया बेगम अख्तर का जो ये सिंगल कॉइन UNC सेट है, इसका जो इशू प्राइस था वो था 333 रुपए, और आज की डेट में इस UNC सेट का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 750 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उदय बालिगा जी ने। ये बताते हैं कि ये UNC सेट्स और प्रूफ सेट्स का कलेक्शन करते हैं और इनके पास टोटल 130 सेट्स हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि जो सेट्स लगभग 15 साल पुराने हैं उनकी मार्केट में कम प्राइस है, और जो सेट्स 2 या 3 साल पुराने हैं उनकी प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों। तो उदय जी, सबसे पहले तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके पास प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स का इतना ह्यूज कलेक्शन है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ लेटेस्ट में जारी किए गए सेट्स हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे मिलते हैं और कुछ पुराने सेट्स काफ़ी कम प्राइस पे, तो ऐसा क्यों। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्कों में ओल्ड होना ही इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिटर्मिन्स रेयरिटी एंड प्राइस। अगर यही एक फैक्टर होता तो ब्रिटिश इंडिया के सभी कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते, लेकिन आपको भी पता है कि हर एक सिक्के में ऐसा केस नहीं होता है। प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स के केस में भी ऐसा ही होता है। प्राइस और रेयरिटी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे, जिसमें से एक है मिंटेज काउंट, अनफॉर्चुनेटली जिनकी करेक्ट फिगर्स नहीं मिल पाती हैं। इसके साथ साथ प्राइस डिपेंड करता है कि करंट सिनेरियो में मार्केट में उन सेट्स की कितनी अवेलेबिलिटी है। इसीलिए जो कॉइन इंडस्ट्री है ये प्राइस के मामले में काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के सभी क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन इन Q&A वीडियोज़ में हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं ये बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, आप सभी अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।